जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने बात करना स्टार्ट की थी कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ इंग्लिश एसे फॉर द स्टूडेंट्स। तो वो बात हमारी अधूरी रह गई थी, आज हम उस बात को इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। तो जो रीज़न्स हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वो रीज़न्स हैं जो कि आपने रिपीट नहीं करनी इन ऑर्डर टू पास द इंग्लिश एसे। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, आइदर दे ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन, आइदर दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, or in some cases due to pressure of the exams or due to the pressure of the whole situation, unconsciously they repeat these mistakes. So we are going to discuss these reasons. So let's get down to the business. रीज़न नंबर 1 हमने देख ली थी, आज हम स्टार्ट करेंगे रीज़न नंबर 2 से। जी ठीक है, 5 मेजर रीजंस हमने डिस्कस करनी थी। उसमें से जो पहली रीज़न है दैट इज़ द इररेलेवेंस, ये हमने देख ली थी। इररेलेवेंस के बाद जो दूसरी रीज़न है इररेलेवेंस इन द आउटलाइन, ये भी हमने इसको डिस्कस कर लिया था। इररेलेवेंस इन द पैराग्राफ वी हैड डिस्कस्ड दिस। जो सेकंड मेन रीज़न है दैट इज़ द लैक ऑफ क्लैरिटी, आज हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी, देखिए लैक ऑफ क्लैरिटी से क्या मुराद है? लैक ऑफ क्लैरिटी से मुराद लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ राइटिंग इन आउटलाइन एज वेल एज योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सो ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी होती है ये ज़्यादातर हमें नज़र आती है स्टांस बेस्ड एसे के अंदर। स्टांस बेस्ड एसे में, ऐसे में जहाँ पे एग्जामिनर इज़ लुकिंग फॉर योर स्टांस, जहाँ पे एग्जामिनर आपका अपना स्टांस मांग रहा हो, वहाँ पे ये इशू हमें ज़्यादातर नज़र आता है। अब लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ स्टांस में जो भी आपका स्टांस बेस्ड ऐसे होता है या जो आपका ओपिनियन बेस्ड ऐसे होता है, उसमें अपने ओपिनियन को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने ओपिनियन को क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसे है कि यूनाइटेड नेशंस आर सक्सेसफुल और फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो ऐसे है ये 2017 का ऐसे है जिसमें मेरे 62 मार्क्स थे, और इस ऐसे के जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो कुछ और हैं, लेकिन इस ऐसे का जो बेसिक पर्पस है, जो बेसिक मतन है, वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस इज़ अ फेल्ड और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस तरह का अगर आपको ऐसे आ जाता है जिस पे आपका ओपिनियन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे एक स्टांस क्लियर लेना बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि स्टांस को क्लियर नहीं लेते। स्टांस उनका एम्बिगुअस होता है उनकी आउटलाइन के अंदर, उनके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर, और उनके जो सब्सिक्वेंट बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं उन पे उनका स्टांस क्लियर नहीं होता। तो दिस हैपन्स probably due to the lack of understanding, probably because the student is not bold enough, he is not confident enough that the stance that he is going to take, whether he is going to prove that stance or not, or due to lack of practice. तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी जो है वो दुरुस्त करनी है in order to pass the essay। अब इस पे आप जो भी स्टांस लेते हैं उस स्टांस को, यू कैन गो विद एनी स्टांस, स्टांस कभी गलत या सही नहीं होता। यू कैन गो विद एनी स्टांस प्रोवाइडेड दैट यू कैन प्रूव दैट स्टांस। आपके पास रिक्वायर्ड मटेरियल, आपके पास रिक्वायर्ड डाटा, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड स्टैट्स, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं अपने स्टांस को प्रूव करने के लिए। अगर आप अपने स्टांस को प्रूव कर लेते हैं आपका ऐसे पास हो जाता है। सो यू कैन गो फॉर एनी स्टांस। I had taken the stance that United Nations is a failed organization। इस बात पे मैंने अपने ऐसे को स्टार्ट किया था और I proved that stance, and later on in my interview I also maintained that stance as well कि I still maintain this stance that United Nations is a failed organization। So अगर आप इससे चीज़ पे सोचें तो आपको बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हमें नज़र आते हैं जिन पे यूनाइटेड नेशंस हमें सक्सेसफुल नज़र नहीं आती। लाइक ग्लोबल वार्मिंग हो गया, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट हो गया,
लाइक ग्लोबल रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया, लाइक ग्लोबल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया, लाइक कोविड-19 हो गया, लाइक ग्लोबल पॉवर्टी हो गया, लाइक ग्लोबल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो गए, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए। ये वो बड़े बड़े ग्रे एरियाज हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशन साइलेंट है, अभी तक ये सॉल्व नहीं हुए। कश्मीर का मसला वहाँ पे है, पैलेस्टाइन का मसला वहाँ पे है। पूरी दुनिया में इंडिया ग्लेरिंगली तौर पे कश्मीर के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है एंड यूएन इज साइलेंट। वहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल की ऑफिसेज क्लोज हो गए, यूएन का एक मुजम्मती बयान भी नहीं आया। पैलेस्टाइन इशू वहीं का वहीं है। दुनिया में मिडल ईस्ट क्राइसिस मौजूद है, सीरियन क्राइसिस मौजूद है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, फूड क्राइसिस मौजूद है, वाटर क्राइसिस बनता जा रहा है, पॉपुलेशन क्राइसिस मौजूद है, एजुकेशन में कई रीजन्स बहुत पीछे हैं। So if we see, there are a number of the issues that are still prevalent and UN has not done anything specific enough and substantial enough to address those issues. So अगर आप ये स्टांस लेते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड डाटा और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स और स्टैट्स मौजूद हों जिसकी बेस पे आप अपने स्टांस को लेके चल रहे हैं। और यूएन के अपने अंदर डेमोक्रेटिक स्पिरिट नहीं है कि पूरी दुनिया एक साइड पे हो जाए और वीटो पावर वाली कंट्रीज एक साइड पे हो जाएं तो वो ज़्यादा भारी हो जाती हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि जेरूसलम के अंदर एम्बेसी ना खोलें, यूएसए वीटो कर देता है उस डिसीजन को और एम्बेसी ओपन की जाती है। सो दिस इज डिक्टेटरशिप। यूएन अपने अंदर जो यूएन बात करती है पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की, क्या यूएन के अपने स्ट्रक्चर के अंदर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है? अगर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है तो 191 कंट्रीज एक साइड पे और एक वीटो पावर वाली कंट्री एक साइड पे फिर क्यों हो जाती है? सो वेयर इज द डेमोक्रेटिक स्पिरिट? Where is the consideration for the human rights in Kashmir? Where is the consideration for the human rights in Myanmar? So हमें नज़र आता है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे यूएन फेल नज़र आ रही है। सो आप कोई भी एक स्टांस ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू कैन प्रूव योर स्टांस। एक चीज़ जहन में रखनी है बात कि आपका स्टांस क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टांस मस्ट बी क्लियर इन योर आउटलाइन। आप जो भी चीज़ करते हैं, आप जो भी स्टांस लेते हैं, दैट मस्ट बी क्लियर इन द आउटलाइन। पूरी आउटलाइन के अंदर आपका स्टांस क्लियर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन हो और इंट्रोडक्शन के फौरन बाद इस चीज़ का आंसर करें, इस पॉइंट का कि व्हाट डू यू बिलीव कि यूनाइटेड नेशंस इज सक्सेसफुल और फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। आउटलाइन का आगाज इनिशिएट ही यहाँ से करें। यूनाइटेड नेशंस कब बनी, यूनाइटेड नेशंस का क्या चार्टर है, ये इररेलेवेंट चीज़ें हैं। जस्ट गेट डाउन टू द बिजनेस कि जहां पे आपने बात करनी है कि यूनाइटेड नेशंस एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है या एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। सो जब आप ये स्टांस लेते हैं और आपका स्टांस आउटलाइन के अंदर क्लियर होना चाहिए। पूरी आउटलाइन में आपके जो आर्ग्यूमेंट्स आप बना रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, सीक्वेंसिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, अलाइनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो जिस डायरेक्शन में आपका स्टांस जा रहा है। सो आपकी पूरी आउटलाइन में आपका स्टांस क्लियर हो, आप हर आर्ग्यूमेंट से ये शो कर रहे हो कि यूनाइटेड नेशंस एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आर्ग्यूमेंट से आपने वही लेके आना, सक्सेस वाली कोई बात नहीं करनी। जब आप एक बात सबमिट कर चुके हैं कि यूनाइटेड नेशंस एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो इस पे सक्सेस पे आपने फिर बात नहीं करनी। यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट द सक्सेस। ठीक हो गया। दूसरा, जब आप अपना स्टांस आपने अपनी आउटलाइन के अंदर अपने स्टांस को क्लियर कर लिया, उसके बाद व्हेन यू स्विच टू इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, वहां पे भी अपने स्टांस को दोबारा क्लियर करना लाजमी है। वहां पे आप इंट्रोड्यूस करें अपने स्टांस को। इंट्रोडक्शन अपने स्टांस से ही लेना है कि आपका इस पे क्या स्टांस बनता है। सो इंट्रोड्यूस करने के बाद ट्रांजिशन स्टेटमेंट्स आएंगे और फिर थीसिस स्टेटमेंट के अंदर यू विल रीइटरेट योर स्टांस। आप अपने स्टांस को दोबारा रीइटरेट करेंगे कि दिस इज माय स्टांस, एंड आफ्टर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ द सब्सिक्वेंट बॉडी पैराग्राफ्स मस्ट बी डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू योर स्टांस। पूरी एक लाइन पे आपने चलना है जिस पे आपका अपना स्टांस हो। तो फंडामेंटल मिस्टेक स्टूडेंट्स जो यहाँ पे करते हैं, स्टांस ही उनका क्लियर नहीं होता आउटलाइन के अंदर और ना ही इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर। आई हैव चेक्ड मेनी आउटलाइंस
जिनके अंदर पूरी आउटलाइन पढ़ लें, समझ नहीं आती कि स्टूडेंट क्या बात करना चाह रहा है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे जाएं, बात क्लियर नहीं है। आगे मजीद 2-3 बॉडी पैराग्राफ्स पढ़ें, बात क्लियर नहीं है। सो लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ स्टांस नज़र आती है। प्रोबेबली स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये करते हैं कि जूम आनी बात कर जाते हैं और वो एग्जामिनर पे छोड़ देते हैं कि एग्जामिनर खुद डिसाइफर करे कि अगर सक्सेस वाली बात है तो भी वो डिसाइफर कर ले, सक्सेस वाली बात भी कर देंगे, फेलियर वाली बात भी कर देंगे। तो वो एग्जामिनर पे डाल देते हैं कि वो जिस तरह उसने डिसाइफर करना होगा वो कर लेगा। ये चीज़ गलत है। आपने उसको एक चीज़ क्लियर देनी है कि दिस इज़ माई टेक ऑन दिस पॉइंट, दिस इज़ माई स्टांस ऑन दिस पॉइंट। ये फंडामेंटल मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं एंड देन दे आर्ग्यू कि वाई स्टूडेंट्स वाई वी हैव फेल्ड इन इंग्लिश ऐसे। तो स्टांस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जूम आनी बात ना किया करें, एम्बिगुअस बात ना किया करें, एग्जामिनर पे ना छोड़ा करें कि स्टांस वो ही इंटरप्रेट करता रहे। आउटलाइन के अंदर आपका स्टांस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पूरी आउटलाइन आपके लाइन एंड लेंथ, डायरेक्शन, प्लानिंग, सीक्वेंस आपके स्टांस में मूव कर रही हो। दोबारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर थीसिस स्टेटमेंट में अपने स्टांस को रीइटरेट करें एंड देन गेट अलोंग विद द होल ऑफ द आउटलाइन एंड ऑल द जो आर्ग्यूमेंट्स आपके वो इस तरह से मूव करेंगे। ठीक होगी स्टूडेंट्स। सो विद दिस बेस्ट विशेस, आज हमने एक और रीजन डिस्कस की है और इस तरह कमिंग हमारे क्लासेस के अंदर वी विल डिस्कस द फर्दर रीजंस एज वेल। ठीक है। So I hope this video is helpful for you. Take care, stay blessed. Allah Hafiz.